नमस्कार और आज की इस बेहद खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास और रहस्य के एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जो पुरानी सारी धारणाओं को हिलाकर रख देगा। जरा कल्पना कीजिए, साल है 1983। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरों के बीच भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम अपने डाइविंग गियर के साथ बिल्कुल तैयार है। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि समुद्र की गहराई में वो जो देखने वाले हैं वो इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल देगा। नीचे उस घने अंधेरे और चट्टानों के बीच उतरते ही उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो किसी इंसान का बनाया हुआ लग रहा था। कुछ पल के लिए तो उनकी सांसें ही थम गईं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने एक ऐसी डूबी हुई नगरी के अवशेष थे जिसके बारे में दुनिया ने सिर्फ और सिर्फ कहानियों में सुना था। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और इस सबसे बड़े सवाल को डिकोड करते हैं। क्या द्वारका की खोई हुई नगरी सिर्फ एक मिथक थी, एक मनगढ़ंत कहानी? सदियों से महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जिस भव्य शहर का जिक्र होता आया है उसे बस एक काल्पनिक किस्सा ही तो माना जाता था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक पौराणिक कथा किताबों के पन्नों से निकलकर दुनिया के सामने एक प्रमाणित पुरातात्विक चमत्कार बन गई। आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं। पहला भाग, स्वर्ण नगरी का निर्माण। देखिए, अगर हम प्राचीन ग्रंथों की माने तो मथुरा पर हुए लगातार 17 हमलों के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसी जगह की तलाश शुरू की जहां कोई भी दुश्मन न पहुंच सके, एक बिल्कुल सेफ हेवन। ग्रंथों में साफ लिखा है कि श्री कृष्ण की प्रार्थना पर समुद्र देव ने इस नगरी को बसाने के लिए जमीन दी थी। और ये कोई छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा नहीं था। स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 153.6 किलोमीटर, यानी ठीक 12 योजन की भूमि। पौराणिक कथाओं के ये बिल्कुल सटीक आंकड़े हमें ये एहसास दिलाते हैं कि ये शहर स्केल और साइज के मामले में कितना विशाल रहा होगा। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये नगरी कितनी समृद्ध और अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी। भागवत पुराण कहता है कि इसे देवों के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। जरा सोचिए, 900 से ज्यादा भव्य महल, सोने की दीवारें और चांदी के फर्श। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी इसकी प्लानिंग। बेहतरीन सिंचाई और वाटर सप्लाई सिस्टम और सीधे बंदरगाहों तक जाने वाली चौड़ी सड़कें। इस लेवल का वैभव और इतना एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सच में इस शहर के साथ आगे जो होने वाला था उस बात को सोचकर ही काफी दुख होता है। दूसरा भाग, श्राप और पतन। कहते हैं ना, जहां इतना बड़ा निर्माण होता है वहीं विनाश का बीज भी कहीं छुप जाता है। आइए महाभारत और पुराणों में दर्ज इस डार्क चैप्टर को बिल्कुल तटस्थ रूप से समझते हैं। विनाश की ये पूरी टाइमलाइन कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले अपने बेटों की मौत से क्रोधित होकर गांधारी यदुवंश के विनाश का श्राप देती हैं। फिर सालों बाद एक और श्राप जुड़ता है जब कुछ ऋषि सांब को एक लोहे के मूसल को जन्म देने का श्राप देते हैं। उस मूसल को नष्ट करके समुद्र में फेंक दिया जाता है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद वही मूसल विनाश का कारण बनता है जब अहंकार में डूबे यदुवंशियों के बीच प्रभास में एक भयंकर ग्रह युद्ध छिड़ जाता है। और फिर आता है वो आखिरी दिन जब श्री कृष्ण इस लोक से विदा लेते हैं और ये पूरी की पूरी स्वर्ण नगरी लहरों में हमेशा के लिए समा जाती है। तीसरा भाग, जलमग्न सच्चाई की खोज। कहानी में ट्विस्ट आता है 20वीं सदी में, जब आसमान से उड़ते समुद्री पायलटों को पानी के नीचे कुछ अजीब ढांचे दिखे और 6वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र से कुछ अहम सुराग मिले। यहीं से एंट्री होती है एक बेहद जुनूनी इंसान की, डॉक्टर S.R. राव। साल था 1979। डॉक्टर राव ने एक ऐसा मिशन शुरू किया जिस पर किसी को यकीन नहीं था। उन्हें बहुत तगड़े एकेडमिक विरोध का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े इतिहासकारों ने इसे सिर्फ एक धार्मिक पुनरुत्थान कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन डॉक्टर राव रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने पुराने ग्रंथों में लिखी लोकेशंस को उठाया और उन्हें आज के मॉडर्न समुद्री नक्शों के साथ मिलाकर देखना शुरू किया। अब जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 800। ये इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा है। 1980 के दशक में इस शुरुआती एक्सपीडिशन का कुल बजट सिर्फ 800 रुपए था। बिल्कुल सही सुना आपने, पैसों की इतनी कमी थी कि पूरी तरह से एक ग्राउंड लेवल का काम बन गया। स्थानीय मछुआरे, लोकल गोताखोर और बेहद बेसिक उपकरणों के सहारे डॉक्टर राव ने समुद्र के तल को मापना शुरू किया। ये लगन सच में कमाल की थी। चौथा भाग, हाईटेक मरीन आर्कियोलॉजी। 1983 के बाद जब बड़े सरकारी संस्थान जैसे ASI
और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट से जुड़े तो ये पूरी खोज एक हाईटेक साइंटिफिक मिशन में बदल गई। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सीधे सीधे प्राचीन ग्रंथों को हमारी मॉडर्न खोजों के आमने सामने रख देती है। एक तरफ हमारे पास महाभारत का टेक्स्ट है जो विशाल पत्थर की दीवारों और बिजी पोर्ट्स की बात करता है, और दूसरी तरफ डॉक्टर राव की टीम को पानी के 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी इंसानी हाथों से बनी दीवारें मिलती हैं, और साथ ही मिलते हैं 3 छेद वाले पत्थर के बड़े बड़े एंकर्स जो बताते हैं कि यहाँ जहाज रुका करते थे। मतलब जो पन्नों पर था वो हूबहू पानी के नीचे मिल रहा था। जब वहां से मिली चीजों जैसे सील, लोहे और पीतल के टुकड़ों की कार्बन और थर्मल डेटिंग की गई तो नतीजे दिमाग हिला देने वाले थे। कुछ चीजें 1500 ईसा पूर्व की थीं, कुछ 3000 ईसा पूर्व की, लेकिन सबसे बड़ी गुगली तो तब पड़ी जब एक मिट्टी का बर्तन पूरे 9000 साल पुराना निकला। 5000 से 9000 साल पुरानी इन चीजों ने उन सारे आलोचकों की बोलती बंद कर दी जो इसे सिर्फ एक कहानी मान रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे एक दूसरे से जुड़ती है। 1980s के दशक में जहां इंसानी गोताखोरों और बेसिक सुनार से काम चल रहा था, वहीं 2001 आते आते एडवांस सुनार और डिजिटल मैपिंग ने जगह ले ली, और 2007 तक तो पूरे इलाके का इतना शानदार हाइड्रोग्राफिक सर्वे हुआ कि पानी के नीचे मंदिरों की नींव और ड्रेनेज सिस्टम का पूरा नक्शा ही छप गया। इससे ये 100% साबित हो गया कि वो कोई प्राकृतिक चट्टानें नहीं थी, बल्कि एक प्रॉपर प्लान्ड शहर था। 5वां और आखिरी भाग, समुद्र स्तर का विज्ञान। अब सवाल ये था कि आखिर ये शहर डूबा कैसे? क्या वाकई ये कोई श्राप था? विज्ञान ने यहाँ आकर इस रहस्य से पर्दा उठाया और हमें एक बहुत ही लॉजिकल जवाब दिया। जियोलॉजी की दुनिया में इसे सी लेवल राइज थ्योरी कहते हैं। इसमें वैज्ञानिक हजारों सालों के समुद्री जल स्तर के डेटा को ट्रैक करते हैं ताकि अचानक से तटीय इलाकों के डूबने की वजह समझी जा सके। अमेरिका के प्रोफेसर रेंस ने अरब सागर के पिछले 20,000 सालों के डेटा पर स्टडी की, और इस स्टडी ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। ये चार्ट पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है। देखिए, आज से करीब 11,000 साल पहले समुद्र का लेवल आज के मुकाबले पूरे 25 मीटर नीचे था, लेकिन फिर 5000 ईसा पूर्व के आसपास अचानक से समुद्र के लेवल में बहुत तेज स्पाइक आया। ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं था, बल्कि एक भयंकर उछाल था जिसने उस पूरी की पूरी कोस्टलाइन और उस पर बसे शहर को एक झटके में निगल लिया। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये सिर्फ अरब सागर में नहीं हुआ था। ठीक उसी टाइम फ्रेम में कैरेबियन, इंडोनेशिया और साउथ अमेरिका में भी इसी तरह की सुनामी जैसी घटनाओं के पक्के सबूत मिले हैं। मतलब ये एक ग्लोबल जियोलॉजिकल इवेंट था, और ये जियोलॉजिकल डेटा मैथमेटिकली महाभारत में बताए गए समय के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है। कोई फर्क नहीं। स्क्रीन पर दिख रहा ये कोटेशन हमारी आज की इस पूरी चर्चा का सबसे सटीक और खूबसूरत सार है। आस्था और विज्ञान दो विपरीत ध्रुव नहीं हैं, वे एक ही सत्य के दो रास्ते हैं। पिछले 90 सालों के इस लंबे संघर्ष और साइंटिफिक रिसर्च ने यही तो साबित किया है। एक तरफ हमारे पास हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं और दूसरी तरफ मॉडर्न ओशनोग्राफी का कठोर विज्ञान। और मजे की बात यह है कि दोनों मिलकर एक ही सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। समुद्र के उस अथाह अंधेरे में ऐसे और कितने प्राचीन मिथक हैं जो हमारे ढूंढने का इंतजार कर रहे हैं? द्वारका की इस कहानी ने ये साबित कर दिया है कि इतिहास में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिस पर से पर्दा उठना बाकी है। अगली बार जब आप समुद्र की लहरों को देखें तो जरा सोचिएगा जरूर कि उनके नीचे कितने ही अनसुलझे रहस्य आज भी खामोशी से दबे हुए हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।